Hello friends, now we'll see the further part of this chapter in this video. तो गैसियस स्टेट में अब हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि बलून सेलर जो होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ बलून्स को फील करता है एक सिंगल सिलेंडर से, सिलेंडर ऑफ गैस उसके पास होता है, जिससे वो नंबर ऑफ बलून्स को क्या करता है, सिलेंडर से उसके अंदर हवा भरने का काम करता है, फील करने का काम करता है। तो क्या कभी आपने इंक्वायर किया है इसके बारे में कि कितने बलून्स वो एबल होता है फील करने के लिए एक सिलेंडर से? तो आप जान सकते हैं उनसे या उनसे पूछ सकते हैं कि गैस जो है वो सिलेंडर के अंदर कितनी होती है या किस तरह से होती है, क्या सिलेंडर में गैस होती है जिसे वो फील करता है। एक्टिविटी 1.11 में हमें देखना है एक 300 ml सिरिंजेस आपको लेनी है, 3 सिरिंजेस लेनी है 100 ml ईच की, और उनके नोजल्स को क्लोज कर देना है रबर कॉक से, जैसे शोन किया गया है हमें फिगर में, नीचे हमें दी हुई है फिगर। अब आपको उसके रिमूव करना है पिस्टन को फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, सारे की सारी तीनों सिरिंजेस में से रिमूव कर दीजिए पिस्टन को। अब लिविंग वन सिरिंज अनटच, एक को आप अनटच रख दीजिए। फील वाटर इन अ सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन अ थर्ड सिरिंज। अब इंसर्ट करना है आपको पिस्टन को बैक इनटू द सिरिंज। आप अप्लाई करेंगे कुछ वैसलीन उसके पिस्टन के ऊपर इंसर्ट करने से पहले उसे, ताकि वो क्या होगा, स्मूथ मूवमेंट उसके कारण हो सकेगा पिस्टन का। अब आप ट्राई कीजिए उसे कंप्रेस करने के लिए उस कंटेंट को पुशिंग करके उस पिस्टन को और ज्यादा पुश कीजिए अंदर की तरफ सभी सिरिंज के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको पिस्टन दिख रहा है जो प्रेशर से आप दबा रहे हैं उसे, गैस है बीच में और रबर कॉक लगाया हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। इन विच केस पिस्टन जो है इजीली पुश इन हो जाएगा। और क्या आप इन्फर कर सकते हैं ये ऑब्जर्वेशंस को, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी सिलेंडर जो होता है, जो हम अपने घरों में लगाते हैं, यूज करते हैं कुकिंग के लिए, और जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में, जो सिलेंडर्स के अंदर फील किया जाता है, वो कंप्रेस गैस ही होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। आजकल हम देखेंगे तो व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है सीएनजी, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का फंक्शन या कह सकते हैं फीचर उसके अंदर है, इसलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है स्मॉल सिलेंडर के अंदर और ट्रांसपोर्ट भी की जा सकती है इजीली। हम ये जानते हैं कि व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। आप एंटर करने से पहले भी या एंटर करने के बजाय आप यूं ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि किचन में क्या कुक हुआ है। ये किससे? तो उसकी स्मेल से, जो आप तक, आपके नॉस्ट्रिल्स तक, आपकी नोज तक पहुंचती है, उससे आप पता कर सकते हैं। तो ये स्मेल हमारे तक आती कैसे है? तो पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड जो है वो मिक्स हो जाता है पार्टिकल ऑफ एयर के अंदर। और एयर के पार्टिकल कैसे हैं? हम जानते हैं कि सभी जगह पे स्प्रेड है, हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो बस वो पार्टिकल्स ऑफ एयर के थ्रू वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और किचन से वो हमारे तक पहुंचने में आसानी हो जाती है, या उनके यूज के थ्रू, मतलब उन पार्टिकल्स के, पार्टिकल ऑफ एयर का यूज करके वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। स्मेल, अगर आप हॉट कुक की बात करें, हॉट कुक फूड अगर कुछ है तो वो बहुत ही जल्दी आपके पास उसकी स्मेल आती है एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड की बात करें, एक सेकंड में आप बोल सकते हैं कि जो हॉट कुक फूड होता है वो आपके पास जल्दी आता है, और अगर आप कंपेयर करें उसे रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ सॉलिड और लिक्विड के, तो जल्दी आएगा। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल और लार्ज स्पेस जो होती है उनके बीच में, गैसेस शो करती है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन को बहुत ही फास्ट अदर गैसेस के अंदर। गैसियस स्टेट में पार्टिकल मूव करते हैं रैंडमली हाई स्पीड में, और ये रैंडम मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का वो हिट करता है एक दूसरे को और वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी। और प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है बाय द गैस, ये बिकॉज ऑफ ये फोर्स एक्सर्ट जो किया गया है गैस पार्टिकल का पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसके कारण होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों हमें दी है। सॉलिड में हमारी चीजें या हमारे जो पार्टिकल्स हम किस तरह से अरेंज है आप देख सकते हैं, एकदम सब पास पास में, जैसे हम कह सकते हैं ऐसे अरेंज है। उसके बाद लिक्विड में देखेंगे तो थोड़े से स्प्रेड हुए हुए या थोड़े ज्यादा दूर दूर, थोड़े दूर दूर हैं। वेल गैसेस में आप देखेंगे तो सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ही दूर दूर हैं या बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए हुए दिख रहे हैं। तो ए, बी और सी हमें शो कर रहे हैं मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का, और मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू 3 ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर में किस तरह से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है। तो वी ऑल नो कि अब ऑब्जर्वेशन जो था हमारा वाटर का, कि वाटर हम जानते हैं कि एग्जिस्ट होता है तीनों फॉर्म में, सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में, लिक्विड मतलब फैमिलियर है हम जो वाटर में, और गैस मतलब वाटर वेपर में। तो क्या होता है इनसाइड द मैटर जब ये चेंज ऑफ स्टेट होता है?
है ना, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, और किस तरह से ये चेंज ऑकर होता है, और इसके आंसर्स जो हैं इन क्वेश्चंस के ये हमें यहाँ पर इस एक्टिविटी के थ्रू पता चलेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज कैसे होता है, मतलब इफेक्ट होता है कुछ ना कुछ चेंज, मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज जो है टेम्परेचर के थ्रू, या टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है चेंज पर। एक्टिविटी 1.12 में हमें दिया हुआ है, हमें 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है एक बीकर के अंदर और उसे सस्पेंड करना है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसके अंदर, इसलिए ताकि उसका, और इस तरह से हमें करना है कि उसका जो बल्ब है वो कांटेक्ट में रहे आइस के, जैसे हमें फिगर में दिया हुआ है। आयन स्टैंड दिया हुआ है, उसके बाद एक बीकर है जिसमें आइस रखा हुआ है, ग्लास स्टीरर है हमें दिया हुआ, और थर्मोमीटर उसमें लगाया हुआ है इस तरह से कि वो आइस को टच कर रहा हो ताकि उसका टेम्परेचर एग्जैक्ट हमें पता चले, और एक बर्नर है जो हमें गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए काम आएगा। सेकेंड में हमें एक आयन स्टैंड दिया है, ग्लास स्टीरर, थर्मोमीटर, बीकर, वाटर लिया हुआ है आइस की जगह, और बर्नर है यहाँ पे, सेम थिंग है हीट के लिए, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर और कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। अब स्टार्ट किया हीटिंग आपने बीकर में एक लो फ्लेम में। अब आप टेम्परेचर को नोट कीजिए जब आइस स्टार्ट हुआ है मेल्ट होना। अब उस टेम्परेचर को नोट कीजिए जब आइस जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है वाटर के अंदर। अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए और ये कन्वर्जन जो है सॉलिड और लिक्विड का ये भी आप ऑब्जर्व कीजिए। अब ग्लास रॉड जो है बीकर के अंदर आपने रखी हुई है एंड उसे आपको मतलब ग्लास रॉड को भी बीकर के अंदर रखना है और तब तक हीट करना है वाइल स्टीरिंग, मतलब जब तक हीट हो रहा है तब तक आपको उसको घुमाते रहना है, स्टीर करते रहना है जब तक वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट ना हो जाए। केयरफुल रहिए, अपनी आइस को ध्यान में रखिए थर्मोमीटर के ऊपर, क्योंकि उसकी रीडिंग जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होगी, तो आपको उस चीज़ को मतलब अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर ना हो जाए, आपसे अवॉइड ना हो जाए, उस चीज़ का ध्यान रखिए। वाटर जो है जब तक वेपराइज ना होना शुरू हो जाए तब तक। फिर अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट जो होगा टू गैसियस स्टेट वो होगा बॉइलिंग के बाद में। अब हम देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज होने लगती है, और ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल स्टार्ट होते हैं वाइब्रेट करना एक ग्रेटर स्पीड से। एनर्जी सप्लाइड की जाती है बाय हीट, मतलब जो ओवरकम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल लीव करते हैं उनकी फिक्स पोजीशन को और स्टार्ट करते हैं मूव करना इधर उधर या बाकी जगहों पर। ये स्टेज जो है जब एक रीच होता है, स्टेज इज रीच जब सॉलिड मेल्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनता है या एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का एक इंडिकेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स का ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 273.16 K, while the process of melting जो है जिसमें चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट होता है उसे फ्यूजन भी कहते हैं। जब सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर रिमेन सेम, मतलब उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो हीट एनर्जी जो है वो कहाँ जाती है अगर टेम्परेचर सेम है तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग जो हमने देखा था टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैसा था, चेंज नहीं हो रहा था, और आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट जब वो रीच हुआ टिल द आइस मेल्ट, मतलब तब तक भी जब तक वो आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो गई उसका टेम्परेचर कैसा था, सेम था। और ये हैपन होता है इवन दो वी कंटिन्यू द हीट द बीकर। आप जब तक हीट करते रहोगे इस बीकर को आपको ये चीज नोटिस होगी कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट एंड दिस हीट गेट्स यूज्ड in the changing the state by overcoming the forces of attraction between the particle। तो ये जो हीट एनर्जी लगी ये सिर्फ स्टेट को चेंज करने के लिए लगी है, बाकी उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। जैसे कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई आइस से विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई राइज शो नहीं हुआ, लेकिन आइस क्या होगी, आइस के ऊपर आइस ने एब्जॉर्ब कर ली और अपने आप को कन्वर्ट कर लिया वाटर में, तो ये कंसिडर की जाती है कि हिडन होती है ये एनर्जी, और इसीलिए कंटेंट जो है बीकर के, मतलब कंटेंट्स ऑफ बीकर जो है उसके अंदर हिडन हो जाती है, और इसीलिए से हम लैटेंट हीट भी कहते हैं। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड की जाती है टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल इन वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब 273 केल्विन है, तो मोर एनर्जी उसमें होगी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर।
जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी को वाटर को, मतलब हीट एनर्जी वाटर को, तो पार्टिकल स्टार्ट होते हैं मूव करना बहुत ही फास्ट एंड फास्ट, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे पॉइंट रीच हो जाते हैं व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, जब पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी आ जाती है ताकि वो ब्रेक फ्री हो जाए फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे बाहर निकल जाए, उससे ब्रेक फ्री हो जाए। और इस टेम्परेचर में लिक्विड स्टार्ट होता है चेंज होना गैस की तरफ, एक गैस के फॉर्म में। टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टार्ट होता है बॉइलिंग करना एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनॉन है, और पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क जो होते हैं ऑफ अ लिक्विड वो गेन करते हैं इनफ एनर्जी को ताकि वो चेंज हो सके वेपर स्टेट के अंदर। फॉर वाटर ये टेम्परेचर अगर हम देखें तो 373 केल्विन है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को, तो क्या वो सेम वे में होती है जैसे कि हमने डिफाइन किया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। तो पार्टिकल्स इन स्टेम की बात करें तो वाटर वेपर जो है वो 373 के मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे हैव मोर एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एज वाटर एट द सेम टेम्परेचर, है ना। मतलब यहाँ देखिए वाटर वेपर का टेम्परेचर आपको मतलब सेम टेम्परेचर पे आपको जो उसकी एनर्जी है वो ज्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू वाटर, और ये बिकॉज ऑफ पार्टिकल इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स जो स्टीम में है वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसीलिए इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के थ्रू, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर में जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। यहाँ आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट है जिसको हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, देन अगेन हीट किया तो गैसियस स्टेट में। वहीं इसका उल्टा अगर हम करें तो गैसियस स्टेट को अगर आप कूल करेंगे तो लिक्विड में लिक्विड स्टेट आपको मिलेगा, वह लिक्विड को और कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट मिलेगा। तो हम इस चीज से इन्फर कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर अपनी मैटर मतलब स्टेट को चेंज कर सकता है अनदर स्टेट के अंदर चेंजिंग द टेम्परेचर के थ्रू या बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आपने लर्न किया था कि सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास होते हैं वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। बट कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं वाइस वर्सा हो सकते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड में ना जाके डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ चले गया, वो गैसियस स्टेट में चले गया। एक्टिविटी 1.13 में हमें यही दिया हुआ है। आपको कुछ कैम्फर जिसे हम कह सकते हैं कपूर कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड आपको लेना है, क्रश करना है उसे और चाइना डिश के अंदर रख देना है। अब आपको एक इन्वर्टेड फनल उस चाइना डिश के ऊपर रखना है और उसे एक कॉटन प्लग सबसे टॉप पे आपको उस फनल के लगा देना है ऑन द स्टीम ऑफ द फनल, है ना। उसके बाद में जैसे शो किया आपको फिगर में 1.7 में देख सकते हैं आप, बर्नर है चाइना डिश के अंदर हमने कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो रहा है जब आप उसे हीट कर रहे हैं, इन्वर्टेड फनल है और कॉटन प्लग ऊपर लगाया हुआ है हमने, और ये प्रोसेस जो होती है इसे सब्लिमेशन कहते हैं। अब आप उसे हीट कीजिए स्लोली और ऑब्जर्व कीजिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस आपको देखने को मिलेगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब जो हमारा चाइना डिश में आपने रखा है अमोनियम क्लोराइड वो डायरेक्ट पेपर के फॉर्म में आपको दिखेगा, और जो जहाँ कहाँ दिखेगा वो आपको वेपर के फॉर्म में डायरेक्ट आपको कॉटन के ऊपर देखने को मिलेंगे उसके पार्टिकल्स, और कुछ सॉलिडिफाइड होकर वहां पर डिपॉजिट भी होता हुआ दिखेगा उस फनल के ऊपर, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर का चेंज मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है ना, वो हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है हमारे चेंज पे। तो जैसे हमने ऑलरेडी लर्न किया था कि डिफरेंस जो होता है वेरियस स्टेट ऑफ मैटर में, ये बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के अंदर जो डिफरेंस है उसके कारण ये चेंज या वेराइटी या वेरियसनेस हमें देखने को मिलती है। तो क्या होगा अगर हम मतलब हम प्रेशर जो है वो स्टार्ट करेंगे उस पर डालना और कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे गैस को एनक्लोज की गई जो सिलेंडर के अंदर, तो क्या वो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे एक दूसरे के पास जैसे हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो उसको क्या आपको लगता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो होता है प्रेशर का वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मैटर को, तो वो हमें यहाँ पे दिया है डायग्राम में। जैसे 1.8 में आपको अप्लाई किया है आपने प्रेशर, तो पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे हो रहे हैं, क्या वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सबसे पहली डायग्राम में हमें दिख रहा है कि पिस्टन है और सिलेंडर है, इसमें पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ही फ्रीली मूव हो रहे हैं। अब आप जैसे ही पिस्टन्स को दबा रहे हैं, पिस्टन को और ज्यादा पुश कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई, तो क्या हो रहा है पार्टिकल्स और पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। और सबसे थर्ड फिगर में जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टिकल सारे के सारे क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के। तो
अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे या टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो आप गैसेस को लिक्विफाई भी कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 के बारे में? ये स्टोर किया जाता है हाई अंडर प्रेशर में। सॉलिड CO2 कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट अगर डिक्रीज हो जाए उसके प्रेशर में टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड में ना आके सीधे वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस को, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। यहाँ पे हमें इंटर कन्वर्जन दिया है जिसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस दिए हुए हैं। सॉलिड फ्यूजन के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वेपराइजेशन के थ्रू गैस में और गैस सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड में। अगेन हम देखें तो सॉलिड सब्लिमेशन के थ्रू गैस में कन्वर्ट होता है, गैस कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में और लिक्विड सॉलिडिफिकेशन के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये इंटर कन्वर्जन है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के। इवोपोरेशन की बात करें तो जैसे हम जानते हैं या हम ऑलवेज हमें नीड होती है हीट की और चेंज प्रेशर की फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या आपने कभी कोट किया है ये चीज? कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं एवरीडे लाइफ के चेंज ऑफ स्टेट जिसमें आप करते हैं, लिक्विड टू वेपर करते होंगे या सॉलिड टू लिक्विड करते होंगे। तो इसीलिए अगर आप देखें अगर लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। वाटर जब अनकवर्ड आप रखते हैं तो स्लोली चेंज हो जाता है वेपर के अंदर। वेट क्लॉथ्स ड्राई हो जाते हैं कुछ ही देर में। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, एक तो ड्राई हो रहे हैं वाटर अगर वेट क्लॉथ से, उसमें से कुछ देर बाद आप देखते हैं अगर सुखा देते हैं आप उसे तो उसके बाद में ड्राई होकर आपको वो पूरा का पूरा जो वाटर है उसके अंदर से वो गायब हो जाता है, ऐसा हमें लगता है। और पहला वाला जो है कि वाटर को अगर आप अनकवर्ड रखेंगे, उसे ढक के नहीं रखेंगे तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स किस तरह होते हैं? हम जानते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ये ऑलवेज मूव करते रहते हैं और वो रेस्ट पोजीशन पे कभी नहीं होते। और गिवन टेम्परेचर पे कोई भी गैस, लिक्विड और सॉलिड, मतलब कोई भी टेम्परेचर पे कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड हो, उनके पार्टिकल्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को गेन करते रहते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है एट द सरफेस वो हायर काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है और वो एबल होता है ब्रेक करने के लिए अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो उसने बनाया है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर। और ये फिनोमेना जो है चेंज का लिक्विड का वेपर के अंदर कोई भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसी को इवोपोरेशन कहते हैं। फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं इवोपोरेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्टिविटी के थ्रू। 5 ml ऑफ वाटर आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे एक विंडो के पास रख देना है या फैन के नीचे रख देना है। सेकेंड 5 ml ऑफ वाटर आपको एक ओपन चाइना डिश के अंदर लेना है, उससे भी आपको या तो नियर द विंडो या अंडर द फैन रखना है। तीसरे में भी आपको 5 ml ऑफ वाटर लेना है एक ओपन चाइना डिश के अंदर और कीप करना है इनसाइड द कबर्ड, एक कबर्ड या शेल्फ के अंदर आपको उसे रख देना है। आप रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड कीजिए टाइम या डेज उसे पूरी तरह इवोपोरेट होने के लिए उन तीनों केसेस में। रिपीट कीजिए अबो प्रोसेस को, एक्टिविटी को रेनी डे या रिकॉर्ड कीजिए उसके ऑब्जर्वेशन को। रेनी डे में अगर आप करेंगे बारिश के सीजन में तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा ये आपको रिकॉर्ड करना है। क्या आप इन्फर करेंगे ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, सरफेस एरिया और वाइंड वेलोसिटी को जिसे हम स्पीड कहते हैं, उसका क्या असर पड़ता है इवोपोरेशन के ऊपर। आप ऑब्जर्व करेंगे कि रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होता है अगर इंक्रीज होता है सरफेस एरिया। हम जानते हैं कि इवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, है ना। तो अगर हम आप कोई कपड़े अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो क्या आप ऐसे ही उठा के उन्हें रख देते हैं? नहीं, आप उन्हें फैला के रखते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवोपोरेशन होगा। उसके बाद में हमें यह है कि रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज होगा। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो पार्टिकल्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ताकि वो वेपर स्टेट में इजीली जा सके। उसके बाद रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज अगर होता है तो डिक्रीज मतलब रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होगा तो भी होगा ये। ह्यूमिडिटी एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। एयर जो हमारे आसपास है वो हम होल्ड नहीं करती मोर देन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर पे।
अगर अमाउंट ऑफ वाटर जो है एयर के अंदर ऑलरेडी हाई रहेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर विंड की स्पीड में इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लॉथ्स बहुत ही जल्दी सूखते हैं, बहुत ही जल्दी ड्राई होते हैं विंडी डे में। जब बहुत ही मतलब बहुत हवा आती है, बहुत हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये हम कहते हैं। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के वो इजीली मूव हो जाते हैं उनके साथ में, वाटर वेपर के पार्टिकल्स उन विंड के साथ में मूव हो जाते हैं और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जिसके कारण वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाता है, इसीलिए हमारे कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अब हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग, इवोपोरेशन के थ्रू कूलिंग कैसे होता है। तो एक ओपन वेसल में लिक्विड कीप इन ऑन इवोपरेटिंग, अगर आप ओपन वेसल में रखते हैं लिक्विड को तो वो इवोपरेट होना शुरू होता है। पार्टिकल ऑफ द लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को सराउंडिंग में से टू रिगेन द एनर्जी जो उन्होंने लॉस्ट की है ड्यूरिंग इवोपरेशन। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो सराउंडिंग में से होती है वो सराउंडिंग को कोल्ड बना देती है। क्या होता है अगर आप पोर करोगे कुछ एसीटोन को या नेल पॉलिश रिमूवर जिसे हम कहते हैं हमारे पाम के ऊपर, तो पार्टिकल जो है वो गेन करते हैं एनर्जी को आपके पाम से और सराउंडिंग से और इवोपरेट हो जाते हैं, कॉजिंग द पाम टू फील कूल। आपको एकदम लगेगा कि एकदम ठंडा सा आपको महसूस होता है क्योंकि आपके हाथ में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, आपके पाम से और सराउंडिंग से एनर्जी को ले लेते हैं। तो आफ्टर हॉट सनी डे अगर बहुत ही गर्मी है तो पीपल स्प्रिंकल करते हैं वाटर को उनके रूफ पे या हमारे टेरेस पे हम डालते हैं या ओपन ग्राउंड में जो हमारे घर के आसपास होता है, बिकॉज लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो हेल्प करती है कूल करने के लिए उस हॉट सरफेस को। आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स और भी लिख सकते हैं आपके डेली लाइफ के जहां पर आप फील कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन। अब हम देखेंगे कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम समर में क्यों कॉटन क्लॉथ्स हमें पहनने चाहिए। तो समर के सीजन में हम प्रेस्पायर करते हैं बिकॉज ज़्यादा प्रेस्पायर करते हैं बिकॉज मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को कूल रखता है। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग इवोपरेशन पार्टिकल्स जो हैं एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड वो गेन करते हैं एनर्जी को सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से और चेंज हो जाते हैं वेपर के अंदर, और ये हीट एनर्जी इक्वल होती है टू द लैटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, और ये एब्जॉर्ब की जाती है हमारी बॉडी से और लीव कर देती है हमारी बॉडी को, और जैसे ही वो लीव करती है हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। तो कॉटन जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, जो हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे स्वेट को और एक्सपोज होने के लिए एटमॉस्फेयर से इजी इवोपरेशन के थ्रू या इजी इवोपरेशन के लिए। वो क्या करेगा, हमारे बॉडी से वाटर को या स्वेट को लेगा और इवोपरेट कर देगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम करेगा। Why do we see droplets on the outer surface of the glass containing ice cold? अगर आपने ठंडा पानी लिया है या आइस वाला पानी अगर आपने ग्लास में लिया है तो आपको देखने को मिलता है कि उसका जो बाहर का पोर्शन है, आउटर सरफेस है, वहां पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों होता है? तो कुछ आइस कोल्ड वाटर आपको एक टम्बलर में लेना है और आप देखेंगे उसके आसपास आपको आउटर सरफेस पे क्या देखने को मिल रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, वो जब कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के तो वो लूज करते हैं एनर्जी को, कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, जो हमें दिखती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इस तरह से हमें कोल्ड आइस वाटर अगर आप लेंगे तो उसके बाहरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आपको क्या दिखता है, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें साइंटिस्ट के बारे में दिया है कि जैसे 5 स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं साइंटिस्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा तो स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये प्लाज्मा में होते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन साइड बल्ब्स जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं प्लाज्मा से या प्लाज्मा से बने होते हैं। इनसाइड द नियॉन साइड बल्ब देयर इज नियॉन गैस, उसके अंदर नियॉन गैस होती है। इनसाइड द फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज हेलियम गैस और सम अदर गैस, है ना। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर देखेंगे तो हेलियम गैस देखने को मिलेगी या कुछ अदर गैसेस, और एक गैस जो है आयोनाइज्ड हो जाती है, दैट इज ये चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब वो फ्लो होती है उसके थ्रू, और ये चार्जिंग अप जो होता है वो क्रिएट करता है प्लाज्मा को ग्लो करने के लिए इनसाइड द ट्यूब और बल्ब।
प्लाज्मा ग्लो होता है विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। गैस का नेचर कैसा है इसके ऊपर उस बल्ब का कलर आपको शो होगा। सन और स्टार्स ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। मतलब सोचो कि सन और स्टार्स के अंदर भी प्लाज्मा रहता है। ये प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है स्टार्स के अंदर बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट देखेंगे, इसमें आएगा एसएन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने मिलकर जो किया है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने किया था कुछ कैलकुलेशन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी इस कैलकुलेशन के ऊपर कुछ अलग करके इम्प्रूवमेंट करके, जैसे कह सकते हैं, प्रेडिक्ट किया एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC। इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल और वॉल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल जो थे USA के, उन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था इस नाम से। BEC फॉर्म किया जाता है बाय कूलिंग अ गैस of extremely low density about 100,000 the density of normal air। मतलब इतनी लो डेंसिटी पे बनाया जाता है टू सुपर लो टेम्परेचर, जिसे हम सुपर लो भी कह सकते हैं। आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.gameforkids.com पे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो। फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो, क्योंकि जो तीन मैटर्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उससे तो हम लोग बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हैं एज कंपेयर टू ये फोर्थ और फिफ्थ, जिसका नाम है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट किया है और ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।